प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर भावना चौधरी, जो इस समय राजकीय पाना देवी महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विषय में सह आचार्य पद पर हूँ और मैं आप सभी को जो है रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगी। इस पर जाने से पूर्व जो आपके सिलेबस में जो थर्ड ईयर या तृतीय वर्ष में दिया गया है उसको मैं पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी कि बच्चों आपका जो सिलेबस है कार्बनिक रसायन का, उसमें आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनोलेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड पेप्टाइड है, फैट और ऑयल एंड डिटर्जेंट्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर है और सिंथेटिक डाइज हैं। जो जिस भी विश्वविद्यालय से हम संबंधित होते हैं हम उसी का ही सिलेबस पढ़ते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इस पर जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो स्पेक्ट्रम है वो क्यों प्राप्त होता है और ये स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है। तो आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, वो सभी इसी का उदाहरण है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जब किसी पदार्थ के अणुओं के साथ में क्रिया करती हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ मतलब अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वो उत्सर्जित करता है, जिसे कि रिकॉर्डर द्वारा नोट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। दूसरी प्रकार का है अवशोषण स्पेक्ट्रा, जिसमें कि किसी पदार्थ में से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण में से जब गुजारा जाता है तो जो विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं द्वारा जो है वो ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, और इस प्रकार जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण हो या उत्सर्जन हो, दोनों के द्वारा ही हमें रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हमें जिस विधि के द्वारा मिलती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारे जो जानकारी प्राप्त करने का बहुत अच्छा सोर्स है और तथ्य के साथ में। अब आते हैं हम कि जो मुख्यतः जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो हम पहले भी यूवी और आईआर का अध्ययन कर चुके हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट क्षेत्र जो है 200 से लेकर 800 nm तक आता है और लैम्डा वेक्स की वैल्यू, और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। दूसरी प्रकार का होता है आईआर, जिससे कि हिंदी में हम अवरक्त क्षेत्र में विकिरणों का जो अवशोषण होता है उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे कि कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम हमें 2.5 से लेकर 15 μm पर प्राप्त होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू। तीसरा जो आज से जो अध्ययन कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा होता है अणुओं के द्वारा बहुत कम ऊर्जा वाले, यहाँ तक कि हम कहेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो आती है क्षेत्र में विकिरण का अवशोषण होता है और हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।
इस प्रकार अणुओं में यदि अनेक प्रकार के यदि प्रोटॉन विद्यमान हैं तो उनके द्वारा अलग अलग तरंगदैर्घ्य की प्रकाश का अवशोषण होता है और यही कारण है कि इसमें हमें कई प्रकार की पीक्स पाई जाती हैं। तो आपने यूवी और आईआर का अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए मैंने इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं कि ये 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोटॉन एनएमआर और दूसरा होता है कार्बन 13 एनएमआर। इस पर जाने से पहले हम पुनः थोड़ा सा बेसिक्स ले लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस प्रकार से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी प्रकार से जो है उसमें संवेग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से जो है नाभिक भी जो है चक्कर लगाता है और चक्रण करते समय उसमें भी कोणीय संवेग पैदा होता है। और इस कोणीय संवेग का मान जैसा कि मैंने इसमें लिखा है h/2π√i+1 के बराबर होता है। यहाँ I जो है वो नाभिक का स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। यह कई प्रकार का हो सकता है और इसका मान जो है वो न्यूक्लियॉन मतलब कि जो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो और इस आई के जो आई समस्त चक्रणों का परिणामी मान होता है और आई का मान 0 भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है और पार्शियल नंबर या अर्धपूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो जैसा कि अभी मैं आपसे टेबल भी शेयर करूंगी कि किस प्रकार से जो है द्रव्यमान संख्या के साथ साथ परमाणु संख्या जो है वो दोनों निर्धारित करती हैं कि उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। तो सबसे पहली स्थिति है कि जब न्यूक्लियस जो है उसके पास में ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो तो परंतु दोनों का योग जो है वो I = 1 2 3 हो। ठीक है। दूसरी बात है जिसमें कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो टोटल नंबर है मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ऑड है और I का मान ½ 3/2 और 5/2 है। तीसरी परिस्थिति है जिसमें कि न्यूक्लियॉन्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ इवन, दोनों का मान जो है सम है और I का मान जो है वो 0 के बराबर है। तो देखिए अब मैं आगे टेबल शेयर करती हूँ आपसे। इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है कि किस प्रकार से जो है न्यूट्रॉन का मान ऑड होना और प्रोटॉन का मान ऑड है दोनों का, तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान 1 2 3 हो सकता है। और एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने H12 या N714 मतलब कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से दोनों इवन होने पर क्या होगा इसके मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। तो अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जिन नाभिकों के लिए जिनका चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है 0 है, जैसे कि कार्बन का एक आइसोटोप है, इसी तरह से ऑक्सीजन का है, सल्फ़र का है, जिनके 0 होता है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं और इन्हें एनएमआर इनएक्टिव कहा जाता है। ठीक है। तो जिनका 0 स्पिन क्वांटम नंबर है वो एनएमआर शो नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिन नाभिकों का चक्रण क्वांटम संख्या का मान ½ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जिसमें कि एक है 1 लिखा है, इसी प्रकार से फ्लोरीन जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट जो है द्रव्यमान संख्या 19 है और परमाणु संख्या 9 है। इसी तरह से कार्बन 13 जिसमें कि 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं, 6 परमाणु संख्या है और 13 द्रव्यमान संख्या है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है जिसमें कि
क्वांटम संख्या का मान आधा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये IR एक्टिव हैं, मतलब कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति ये सक्रिय हैं। अक्रिय का मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया, ये सक्रिय हैं। तो इस प्रकार के ये जो नाभिक हैं, जब नाभिकीय अक्ष पर चक्रण करते हैं तो उसके फलस्वरूप नाभिकीय आवेश के चक्रण के फलस्वरूप एक तरह का चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है और ये नाभिक एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अब आता है बात कि आपने सुना है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या NMR जो हमारा चैप्टर का मुख्य बिंदु है, तो जिनका चक्रण क्वांटम का मान हाफ या मल्टीपल है, मतलब कि 3/2 या कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में नाभिक दो प्रकार की ऊर्जा अवस्थाओं में पृथक हो जाता है और नाभिक की कम ऊर्जा युक्त जो अवस्था है वो विकिरण का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और इसमें जो अवशोषण होता है, नाभिक द्वारा जो ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, उसे कहा जाता है रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन या अनुनाद अवशोषण। और चूंकि ये इस ऊर्जा स्तर से चक्रण में परिवर्तन होता है और अवशोषण से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है वो कहलाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, जो है उसे NMR, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NMR कहते हैं, वो कहलाता है। तो यौगिक में NMR जो स्पेक्ट्रा है, जो इनके स्पेक्ट्रा हैं किसी भी, स्पेशली इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं हमें कि किस प्रकार के प्रोटॉन हैं, उनके नियरेस्ट कार्बन एटम पर किस प्रकार के प्रोटॉन हैं, उनका एनवायरमेंट फील्ड कैसा है और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बहुत सारी हमें इसके बारे में जानकारियाँ मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो तकनीक है वो कहलाती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब जो है कई बार हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी काम में लेते हैं, PMR भी कहते हैं। तो ये PMR क्या है? जब चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण करने वाले नाभिक हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम प्रोटॉन NMR कहते हैं या हम उसे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो ये प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन है उसका नाभिक या प्रोटॉन जो है धनावेशित होने के कारण से एक छोटे से चुंबक की भांति होता है और जब तक हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं तब तक वह बेतरतीबी से, मतलब कोई उनका पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होता है। परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो वो एक अलाइनमेंट हो जाता है, उसका ओरिएंटेशन हो जाता है, एक समान प्रकार के अभिविन्यास में वो आ जाता है। तो वो कहलाता है प्रोटॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बात हो गई हमारी कि NMR क्या है, प्रोटॉन NMR क्या है। इसी प्रकार से जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो कार्बन 13 NMR है उसमें हम प्रोटॉन के स्थान पर कार्बन रखते हैं और जो हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, उसे 13 कार्बन NMR कहा जाता है। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करा और क्यों ये स्पेक्ट्रा हमें पाए जाते हैं, क्यों आते हैं, उसका उससे हमने पढ़ा। कल मैं आपको इसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका स्पेक्ट्रा किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है।